हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन की पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने स्वर के क्लासेस डाल दिए हैं, जिसको आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और काफ़ी समझ में आएगा, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। सो आज का इस सेशन हम स्टार्ट करते हैं व्यंजन से, ठीक है? जैसा कि आपको पता है कि वर्णमाला में टोटल 52 वर्ड होते हैं। वर्णमाला में टोटल 52 वर्ड हैं, जिनमें से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्वर जो है वो 11 होते हैं, जबकि वहीं व्यंजनों की हम बात करें तो व्यंजन आपके 41 होते हैं। तो स्वर का क्लास हम लोगों ने डाल दिए, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बट आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। ये व्यंजन की क्लास इस तरह से रहेगी कि आपको पढ़कर कॉन्फिडेंट फील होगा कि हाँ, ऐसा कभी पढ़ा नहीं था। सो स्टार्ट करते हैं व्यंजन की, राइट? सो आज का हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है व्यंजन से। जैसा कि आपको पता है कि व्यंजनों की कुल संख्या 41 है, बट मूल व्यंजन जो है, मूल व्यंजन अगर बात की जाए तो मूल व्यंजनों की संख्या वो आपकी 33 है। तो ये एग्जाम में आ चुका है कि वर्णमाला के अंतर्गत मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर मानेंगे 33। क्लियर? ओके। अब व्यंजन को क्या हुआ है कि व्यंजन हम बोलते हैं तो हमारे उच्चारण के आधार पर मुंह में कहीं टच होते हैं, इसके आधार पर व्यंजन को कई भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि व्यंजन को किन किन भागों में डिवाइड किया गया है, क्योंकि भाई ये युद्ध लड़ने से पहले अगर हमें युद्ध को पहले ही प्लान कर लिया जाए कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, इस तरह से अगर हम पहले ही जान लें कि व्यंजन में क्या क्या व्यंजन पढ़ने हैं, सो एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम देख लेते हैं कि व्यंजन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है? सो व्यंजन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे। यही 41 व्यंजन डिवाइड हैं, जिसमें से आपको स्पर्श व्यंजन पढ़ना होगा। क्लियर? स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे, इसके बाद आपका अंतस्थ व्यंजन पढ़ेंगे। अंतस्थ व्यंजन ये होता क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अंतस्थ व्यंजन, फिर आपका ऊष्म व्यंजन, यही 41 डिवाइड हैं। अब इनमें से क्या स्पर्श व्यंजन हो सकता है, कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं, कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं। बट अभी आप क्या है कि एक चार्ट देख लीजिए कि व्यंजन में क्या क्या पढ़ना है, ताकि ये चीज माइंड में क्लिक होगी, हाँ ये नाम होते हैं। अब इनमें कौन सा व्यंजन क्या है ये डिस्कस करेंगे। इन्हीं में कुछ संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। क्लियर? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, कुछ ही इसमें जो है द्विगुण व्यंजन होंगे, द्विगुण व्यंजन। इन द्विगुण व्यंजनों को जो है हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्लियर? इन्हीं में आपको अल्पप्राण मिलेंगे। कौन से व्यंजन अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं? अल्पप्राण, इन्हीं में कुछ आपके महाप्राण होंगे। ठीक, इन्हीं में आपको अघोष होंगे और सघोष। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। फिर आपको डिस्कस करेंगे हम लोग कंठ क्या होते हैं, तालव्य वाले व्यंजन कौन से होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं, दंत व्यंजन कौन से होते हैं, और ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। और इसके बाद पार्श्विक व्यंजन भी होता है। पार्श्विक व्यंजन कि कौन सा वर्ड पार्श्विक व्यंजन है, कौन सा वर्ड लुंठित व्यंजन भी होता है, लुंठित व्यंजन। क्लियर? सो आज की इस क्लास में और एक और होता है आपका नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो 41 व्यंजन है, इनको इतनी पार्ट में बांटा गया है। इनमें से स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष,
कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। इसके बाद पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं ये देखेंगे, लुंठित व्यंजन क्या होते हैं ये देखेंगे और नासिक के व्यंजन क्या होते हैं ये देखेंगे। सो तो पहले पढ़ने से पहले हमको पता चल गया कि व्यंजनों में क्या क्या पढ़ना है, तो ये माइंड में क्लिक हो गया होगा कि हाँ स्पर्श व्यंजन व्यंजनों के अंतर्गत कुछ होगा, अंतस व्यंजन कुछ होगा, ऊष्म व्यंजन कुछ होंगे, संयुक्त व्यंजन भी कुछ होगा, द्विगुण व्यंजन कुछ होगा, अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण कौन से व्यंजन होते हैं, अघोष कौन से व्यंजन होते हैं, सघोष कौन से व्यंजन होते हैं, कंठ कौन से व्यंजन होते हैं और तालव्य कौन से व्यंजन होते हैं, मूर्धन्य कौन से व्यंजन होते हैं, दंत कौन से होते हैं और ओष्ठ कौन से होते हैं, पार्श्विक व्यंजन कौन सा व्यंजन होता है, लुंठित व्यंजन कौन सा व्यंजन है, ये आप आपके अंदर एक नासिक व्यंजन कौन से, तो ये क्यूरियोसिटी आपके माइंड में क्रिएट हुई होगी, ताकि अब आप जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि आप अब पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर इनके अंतर्गत क्या होता है। ऐसे ही पढ़ाया जाता है, पहले ओवरव्यू देख लिया जाता है, फिर ताकि वो चीजें जल्दी याद हो जाती है, माइंड में स्टेबल हो जाती हैं। अब आपको पता है कि ये जो इतने नाम हैं इनको ही पढ़ना है, ठीक है, लिस्ट पता चल गई कि क्या है, यानी कि समुद्र की गहराई पता चल गई। अब उसी हिसाब से हम लोग अपनी क्रिया करेंगे। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, मतलब स्पर्श व्यंजन से स्टार्ट करते हैं। देखो वर्णमाला में शुरुआत कहाँ से होती है, आ से, बट व्यंजनों की शुरुआत जो है वो होती है का से। तो इसमें मेनली 5 वर्ग होते हैं व्यंजन में, जो है आपके मेन 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग। कौन कौन से वर्ग होते हैं, पहला जो होता है वो होता है का वर्ग, राइट। थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, टेबल बनाने में काम आएगा। पहला आपका होता है का वर्ग, क्लियर। का वर्ग के बाद आता है चा वर्ग। ये वर्ग को पहले याद रखो, का चा टा ता पा, हमारे साथ बोलते जाइए, का चा टा ता पा। इसी तरह से याद है, का चा टा ता पा, जैसे कच्चा बादाम वाला गाना आया था उसी तरह से फील हो रहा होगा, का चा टा ता पा, का चा टा वर्ग, का चा टा ता वर्ग और पा वर्ग। तो कितना हो गया, का चा टा ता पा वर्ग हो गया। यानी कि मेनली आपके 5 वर्ग होते हैं, और इन 5 वर्गों में 5-5 व्यंजन होते हैं। तो का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, का वर्ग में क्या आता है, का में आता है का, खा, गा, घा और अड़ा, ठीक। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और वा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा और णा, क्लियर। 2 व्यंजन और होते हैं इसके अलावा, ये नीचे जो बिंदी होती है डा और ये ढा, ये बताएंगे कि ये क्या होते हैं इनके अतिरिक्त, ठीक है। ता वर्ग में अगर हम देखें तो ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना, ता था दा धा ना। पा वर्ग में पा फा बा भा मा, तो पा, फा, पा फा, बा, भा और मा। तो आपने देखे कि हर एक व्यंजन में, हर एक वर्ग में 5 व्यंजन है, क्लियर। सो हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर देते हैं ताकि और अच्छे से इसको क्लासिफाई किया जा सके। क्लियर, ठीक। क्लियर, राइट। तो ये हमने देखा कि अब ये 2 व्यंजन अलग है, क्लियर।
अब इस हर वर्ग में 5 हैं, अब तो ये टोटल कितने हो गए? ये जो व्यंजन है हर वर्ग में 5-5 हैं, तो ये टोटल 5 और 5 टोटल 25 हो गए। ये टोटल 25 वर्ग को क्या कहते हैं? तो आपके ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। यही आपके 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। समझ में आया? का वर्ग से लेकर मतलब का से लेकर माँ तक की ये 25 व्यंजन, इन 25 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्लियर हुआ? पहला हम लोगों ने देखा था कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन आपके टोटल संख्या कितनी है? 25। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। क्लियर? तो ये बात समझ में आओगी। का, चा, टा, ता, पा हर वर्ग में 5 होते हैं। का वर्ग में का, खा, गा, घा, चा वर्ग में चा, चा, जा, झा, हुआ, टा वर्ग में टा, ठा, डा, ड़ा, और ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। क्लियर हो गया? तो ये तो आपके 25 स्पर्श व्यंजन। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो होता है या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 4। तो अंतस्थ व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। आप इसी तरह से टेबल बना लें, नोट्स करते जाएं और हमें सुनते जाएं। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हो गई या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं शा, स, स और हा। ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 हो गई, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 हो गई। कौन कौन से? अब ये भी हम जानेंगे। इसको प्रोनाउंसिएशन होता है शा, ये होता है सा, ये होता है सा, ये होता है हा। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या हो गई आपकी 4। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था संयुक्त व्यंजन। ठीक, संयुक्त व्यंजन कौन? संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है। होती छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। तो ये आपके संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या 4 हो गई। अब ये संयुक्त व्यंजन संयुक्त क्यों है? क्योंकि संयुक्त का मतलब होता है मिलना, दो चीजें या दो से अधिक मिलकर कोई नए बनाए। तो इस छा की अगर हम बात करें तो ये आपका मिलके बना होता है किससे? क्योंकि ये संयुक्त है ना, इसलिए इनको मेन मुख्य व्यंजनों में, मूल व्यंजनों में नहीं जोड़ा जाता है। ये छा मिलकर बना होता है का और शा से। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। त्रा बना होता है ता प्लस रा से। वही ज्ञा बना होता है, ज्ञा में गा लग रहा होगा, नहीं गा नहीं होता, जा प्लस वहां से, और शा बना होता है सा प्लस रा से। तो क्लियर हो गया कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। छा जो है वो का और शा से मिलकर बना होता है। त्रा जो है ता और रा से। ज्ञा जो है गा और वहां से नहीं, जा और वहां से मिला होना था। और सा बना होता है सा और रा से। क्लियर हो गया? तो ये बात तो समझ में आई होगी कि कौन सा वर्ग जो है क्या है। ठीक है? अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन हो गया। ये जो आपके दो है ना, डा और डा, ये आपके द्विगुण व्यंजन है। इन्हीं को दो गुण व्यंजन होते हैं, या ये आपके उच्छिष्ट व्यंजन भी कहलाते हैं ना, उच्छिष्ट व्यंजन। इनको उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। और उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। क्लियर हो गया? तो ये जो डा और ढा जो है, डा और ढा के नीचे जो बिंदी वाला है जो है, वो आपका उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर के मन में विचार होगा, आ रहा होगा कि इस डा और इस डा में डिफरेंस क्या है? तो हम आपको बता दें, ये वाला जो डा है ना, इसका यूज जो है वो कभी भी, यानी कि इसका यूज, इनका यूज जो है वो शब्दों के, किसी भी शब्द के बीच में, या फिर
अंत में यूज होता है। यानी कि कहने का मतलब है ये कभी भी किसी शब्द के पहले यूज नहीं होते। किसी भी शब्द के पहले यूज नहीं होते। क्लियर? तो उच्छिष्ट व्यंजन जो हैं वो किसी भी, अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लें तो आप देखेंगे कि पेड़, अगर आप देखेंगे पेड़ लिखा हुआ देखेंगे तो उसके पीछे बिंदी होती है, नीचे पेड़ डा के नीचे होती है। अगर आप ढोलक लिखा हुआ देखेंगे, लिखा हुआ देखेंगे तो आपको यहाँ बिंदी नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में इन विदाउट बिंदी वाले का डा और ढा का यूज होता है। अगर आप सड़क को लिखा हुआ देखेंगे तो नीचे बिंदी होती है। तो आप क्या समझ चुके, ये शुद्ध अशुद्धि में भी ये काम देगा, क्योंकि आपको सड़क लिखना होगा या पेड़ लिखना होगा, कोई भी चिड़िया लिखनी होगी, अगर बीच में है तो उसके बीच में बिंदी होगी। अगर किसी में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है डा और ढा और नीचे बिंदी लगा दी गई तो यानी कि वो आपका शब्द क्या होगा, गलत होगा, अशुद्ध होगा। क्लियर? सो डा और ढा में ये में क्या अंतर था, ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या होता है कि अब हम लोग कंठ और उसकी बात करेंगे। कावर के जितने भी होते हैं इनको कंठ व्यंजन भी कहते हैं। ये आपके आते हैं कंठ, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कावर के व्यंजनों जितने भी सारे व्यंजन है वो कंठ होते हैं। चावर के व्यंजनों को तालव्य व्यंजन कहते हैं। टावर के व्यंजन जो होते हैं वो मूर्धन्य होते हैं। और तावर के होते हैं वो दंत होते हैं। और पावर के व्यंजन जो होते हैं वो ओष्ठ होते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ हैं क्या। एक्चुअली रीजन ये होता है कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वो हमारे मुख या जीभ से, जीभ के इस्तेमाल के आधार पर हमारे मुख में कहीं ना कहीं टच होते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि कंठ हमारे शरीर का कौन सा भाग कंठ होता है, कौन सा तालव्य होता है, कौन सा मूर्धन्य होता है ना, ये चीज। सपोज दैट ये एक सपोज दैट ये कोई ड्राइंग में ना जाना, लेकिन ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। इसका हमारी गर्दन का ये जो वाला पार्ट होता है ये होता है हमारा कंठ। क्या पार्ट होता है, कंठ। तो यहाँ से जो, अब आप देखेंगे अगर आप का खा गा घा कावर के जितने भी वर्ड बोलेंगे और अपने कंठ को उंगली, कंठ पे हाथ रखे उंगली, अब आप बोलिए का, खा, गा, घा, णा, तो कंठ आपका हिल रहा होगा, एक वाइब्रेट कंपन टाइप से कर रहा होगा। यानी कि का खा गा घा, अगर इसको दबा दें का खा तो का खा भी सही से नहीं निकलेगा ना। ये फील कीजिए। तो इसीलिए इन कावर के जितने भी वर्ड हैं, चूंकि इनसे कंठ हिल रहा है या ये कंठ से निकल रहे हैं, कंठ का इस्तेमाल हो रहा है इनको बोलने के लिए। अगर आपकी गर्दन से कंठ हटा दिया जाए तो आप का खा गा घा नहीं बोल पाएंगे। क्लियर? सो इसलिए कावर के जो हैं वो आपके क्या होते हैं, कंठ होते हैं। तो कावर्ग के क्या होते हैं आपके, कंठ होते हैं। ठीक। अब ये जो अगर हम अपने मुंह को खोलें तो मुंह को खोलें, मुंह के ऊपर का ये जो भाग है ना, ऊपर वाले जबड़े का ऊपर का ये भाग जो है ना, इनसाइड, अगर जीभ का यहाँ पर, इसको कहते हैं तालु, इसको तालु कहते हैं और इससे बोलने वाले वर्ड को तालव्य कहते हैं। तो अब हम जब कुछ चा छा जा जा बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है ना ऊपर लड़ती है, जीभ तालु में छूती है कि चा छा जा झा, चा छा जा झा वहां, है ना। तो क्या होगा, सो इसलिए जो है ना चा वर्ग के क्या होते हैं व्यंजन जो है आपके तालव्य कहलाते हैं। उल्टा सीक्वेंस चल रहा है, देखो यहाँ से निकल रहा है ऐसे, ऊपर से चल रहा है ये, अब इसके जस्ट दांत और तालू के थोड़ा बीच वाला भाग, ऊपर वाला भाग इधर का, इसको कहते हैं मूर्धा। तो उल्टा आ रहा है काचा टा,
टा वर्ग के क्या होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं टा ठा डा ढा, जीभ हमारी थोड़ी फोल्ड होकर दांतों से पीछे वाले भाग में यानी कि मूर्धा में टच होती है, इधर का जो भाग होता है वो मूर्धा होता है। ठीक है, तो ये वर्ड जो है ना टा वर्ग के व्यंजन जो है वो आपके मूर्धन्य कहलाते हैं। क्लियर। अब आता है दांत। दांत तो जानते ही हैं, तो जो दांत से टच, जब हमारी जीभ दांत को टच करती है जिन व्यंजनों को बोलने पर, वो आपके दंत व्यंजनों से, जैसे कि आप बोले ता था दा धा, है ना, ता था दा धा ना, तो हमारी जीभ दांत को टच कर रही है, तो इसलिए ता वर्ग के व्यंजन जो हैं वो आपके क्या है, दंत। अब दंत में दा आ रहा है ना, तो यानी कि जिस लाइन पे दा है वो दंत हो गई, ये भी एक याद कर सकते हो, बट वो वैसा ट्रिक की जरूरत नहीं है। फिर आता है पा। इसके बाद क्या आता है, ओंठ। हमारे होंठ आते हैं, या होंठ भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो पावर के व्यंजन क्या होंगे, क्योंकि आप अगर देखें पा फा बा भा मा, अगर आप अपने मुंह को खोलें आ और ऊपर ही रोक लें उंगली से, तो आप पा पा मा मा नहीं बोल पाएंगे जब तक होंठ टच नहीं होंगे एक दूसरे से। सो पावर के होते हैं आपके ओष्ठ व्यंजन। क्लियर, क्योंकि इनको बोलने के लिए ओठों का इस्तेमाल होता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये कंठ क्या होता है, तालु क्या होता है, मूर्धा क्या होता है और ओठ क्या होता है। क्लियर। सो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम अपनी अपनी टेबल पर चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। देखो, अल्प प्राण का मतलब होता है, प्राण का मतलब क्या होता है, ये देखिए, प्राण का मतलब होता है वायु। प्राण का मतलब होता है वायु। तो जिन व्यंजनों को बोलने पर हमारे मुख से वायु निकले, ठीक है, व्यंजन बोल रहे हैं तो जिसमें हमारी कम वायु निकले है, कम हवा निकले, तो वो आपके अल्प प्राण, और हवा ज्यादा निकले तो महाप्राण। क्लियर। अल्प प्राण का मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण के माध्यम से हमारे मुख से वायु कम निकले तो वो आपके अल्प प्राण होंगे, और जिसमें वायु अधिक निकले वो आपके महाप्राण होंगे। अब आप एक एक करके फील कर सकते हैं, इसको रटना नहीं है, फील करें। आप अपने मुंह के सामने हाथ लगा लें। अब आप बोले का, तो आपके हाथ में कोई हवा टच नहीं हो रही, बोले का, तो इसका मतलब का बोलने से हमारे मुख से हवा हाथ में टच ही नहीं हो रही है, तो यानी कि ये जो है आपका का, आपका अल्प प्राण हो गया। क्या हो गया, अल्प प्राण। अगर अब आप खा को बोलें, अगर अब आप खा बोलेंगे, खा, तो आपके हाथ में फील कर रहे होंगे कि खा, हवा टच हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका महाप्राण। क्या हो गया, महाप्राण। अब आप बोले गा, हवा नहीं आ रही है, तो गा आपका क्या हो गया, अल्प प्राण। इससे आप एग्जाम में बोल के देख सकते हैं हल्की से धीरे आवाज में, घा, घा, तो घा आपका क्या हो गया, महाप्राण। क्लियर। डा, इसमें भी नहीं, तो ये आपका हो गया अल्प प्राण, अल्प प्राण। क्लियर। तो आपने देखा कि किसी भी वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर और तीसरा अक्षर या व्यंजन आपके क्या है, अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण के लिए हम यहां लिख देते हैं, अल्प प्राण के लिए लिख देते हैं कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो है वो अल्प प्राण है, जबकि महाप्राण की अगर हम बात करें तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग जो है आपका महाप्राण है। आई होप ये बात समझ में आएगी। एक बार फिर क्लियर कर देते हैं, अल्प प्राण का मतलब है मुख से कम वायु निकले, महाप्राण का मतलब मुख से अधिक वायु निकले। अब आपसे कोई पूछ दे डायरेक्ट कि ठा कौन सा है, आप अपने हाथी के सामने लगा प्राण के आधार आधार पर पूछे, कि कोई पूछेगा बताओ कि ठा आपका अल्प प्राण है महाप्राण है, आप तुरंत हाथ सामने रखें और बोले ठा। तो आप ठा बोलेंगे तो आपको हाथ में हवा फील होगी, तो आप वो बता सकते हैं कि ठा हमारा जो है महाप्राण है। क्लियर। अब आपसे कोई पूछे जा क्या है, आपने हाथ सामने रखा, जा, हवा लग ही नहीं रही है, तो जा आपका अल्प प्राण है। तो ऐसे आप बता सकते हैं, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसे एक्सपीरियंस फील कीजिए। तो अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर। अभी ये हम स्पष्ट व्यंजनों में देख रहे हैं कि अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है। क्लियर। कंठ क्या है, तालव्य क्या है, मूर्धन्य क्या है, ओष्ठ क्या है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इन स्पष्ट व्यंजनों में
अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है? देखो, घोष का मतलब होता है जिन व्यंजनों को बोलने पर हमारी स्वर यंत्रियां यानी कि कंठ के पास जो है स्वर यंत्रियां होती है, अगर वो कंपित हो रही हैं, वाइब्रेट कर रही हैं, कंपन कर रही हैं, वो हिल रही हैं, है ना? तो वो हमारी जो है सघोष होंगी। अगर जिन व्यंजनों को बोलने पर इनका नहीं हल कंपन कर रहा है तो वो अघोष होंगे। अगर आप अब बोलें का और खा, का, खा, स्वर इंद्रियां नहीं हिलनी, हालांकि ये कंठ है बट यहाँ से स्वर इंद्रियां नहीं हिलेंगी। तो यानी कि रेड कलर के ले लेते हैं, ये जो का और खा वाली श्रेणी है ये आपकी क्या है? अघोष है। अगर आप अब बोले गा, गा, तो आप देख रहे हो कि अंदर जो ना एकदम वाइब्रेट जैसा कर रहा है। घ, घा में भी ड, तो यानी कि गा घा घाड़ा ये आपके क्या है? सघोष है, सघोष। क्लियर? तो ये आपका क्या है? सघोष है। तो ये बात समझ गए, यानी कि अघोष क्या होता है कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, किसी भी वर्ग का, ये सब की हम बात करें रेड, ये सब क्या है? ये सब सघोष अघोष हैं। और ये सब क्या है जो लाल लाल रंग कर रहे हैं, ये आपके सब क्या है? सघोष हैं। वन और दो सघोष, जबकि तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो आपका सघोष होता है। क्लियर? वर्णमाला के स्पर्श व्यंजनों का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो आपका अघोष होता है। व्यंजन स्पर्श का तीसरा चौथा और पांचवा जो यानी कि अंतिम तीन वाले जो अगर व्यंजन है वो आपके सघोष होते हैं। क्लियर हो गया? अघोष का मतलब स्वर यंत्रियां कंपित ना हो, सघोष का मतलब स्वर यंत्रियां कंपित हों जिन व्यंजनों के बोलने पर। ये बात समझ में आई होगी। अल्पप्राण जान लिया कि आपने पहला तीसरा और पांचवा वर्ण जो है अल्पप्राण है, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण। पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा और सघोष। ये तो हमने स्पर्श व्यंजनों की बात कर ली। अब ये भी तो हमारे मुख से बोले जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब इन अंतस्थ व्यंजन में भी कुछ कंठ होंगे, क्या होगा ये भी हम जान लेते हैं। तो अब अगर हम इन अंतस्थ व्यंजन में या और सा की अगर हम बात करें तो ये आपके क्या है? ये आपके तालव्य हैं, ये आपके तालव्य हैं। या और शा से को बोलने पर ये तालव्य है, इसको बोलने पर जीभ पीछे वाले ऊपर पार्ट में तालु में लड़ती है जाके, तो ये शा आपका तालव्य है, इसलिए इसे बोलने के लिए शा, जीभ वो तालु में टच होनी चाहिए तब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है शा, है ना कि सा। ये बहुत से लोगों में कंफ्यूज होता है इन तीनों शा में, तो इसको तालव्य शा बोलते हैं, ये शा होता है। ये होता है आपका, ये दोनों जो होते हैं ये दोनों होते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य, इसको बोलने पर मूर्धा में जीभ लगनी चाहिए, तो इसलिए ये होता है सा, ये होता है शा, ये होता है सा। रा भी आपका मूर्धन्य, क्योंकि रा तो ऑटोमेटिकली फोल्ड होकर रा मूर्धा में लड़ता है। क्लियर? और ये ला और रा ये दोनों होते हैं दंत, इसलिए इस सा को दंत, इसे इस सा को बोलने के लिए जीभ दांत में टच होनी चाहिए, तो ये दंत सा हो गया। तो तीनों सा में कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि इस सा को तालव्य, ये मूर्धन्य सा, और ये वाला जो सा जो है वो दंत सा होता है। ठीक? ये वा जो है अपने आप में यूनिक है। इस वा को जो है वो दंतोष्ठ, इसको बोलने के लिए दांत और ओंठ दोनों का होता है, इसलिए ये जो है आपका दंतोष्ठ हो गया। इंपॉर्टेंट है। वा जो है आपका कौन सा व्यंजन है? ये आपका दंतोष्ठ व्यंजन है। हा को बोलने से कंठ हिलता है, इसलिए जो ये आपका कंठ व्यंजन हो गया। क्लियर? तो अंतज और उसमें भी क्लियर हुआ होगा कि ये आपके कौन से व्यंजन होते हैं। तो या और शा तालव्य, रा आपका मूर्धन्य, ये वाला सा मूर्धन्य, ये ला, और ये सर्प वाला सा ये दंत सा होता है। क्लियर? अब एक चीज और देख लीजिए, अंतस्थ व्यंजन के जितने भी वर्ण हैं यार अलावा, यानी कि पूरा अंतस्थ व्यंजन जो है आपका अल्प प्राण होता है, पूरा अंतस्थ व्यंजन जो है वो आपका अल्प प्राण होता है। ये आपके क्या है? अगर हम प्राणों के आधार पर बात करें तो अंतस्थ व्यंजन जो है आपके अल्प प्राण होते हैं, जबकि ऊष्म व्यंजन आपके जो है जस्ट उल्ट दूसरा होगा महाप्राण। ठीक?
तो आपसे पूछा जाएगा या अल्पप्राण या महाप्राण है। आपने देखा कि यार अलावा तो अंतस व्यंजन है, और अंतस व्यंजन की हमने तो डिस्कस किया ना, अल्पप्राण होते हैं। ये जितने भी ऊष्म व्यंजन है ये सब महाप्राण होते हैं। जितने भी ऊष्म व्यंजन है वो सभी के सभी महाप्राण होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये भी हम लोगों ने जाना कि अंतस व्यंजन को हमने कंठ कौन से होते हैं, तालव्य क्या है, मूर्धन्य क्या है, दंत क्या है, अल्पप्राण और महाप्राण सबको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्लियर। अब हम बात करते हैं सघोष और अघोष की। क्लियर। सघोष और अघोष की वही बात, कलर चेंज कर देते हैं। अंतस व्यंजन जो होते हैं, जितने भी अंतस व्यंजन है वो सभी की सभी सघोष हैं, क्योंकि इनको बोलने पर स्वर यंत्रियां कंपित करती हैं। और ऊष्म व्यंजन जो हैं वो आपके अघोष होते हैं, क्योंकि उनको बोलने के लिए स्वर यंत्रियां कंपित नहीं होती। क्लियर। आप बोल के देख लीजिए, या, रा, ला, वा, स्वर यंत्रियां कंपित हो रही हैं, जबकि साथ साथ सा हा में कोई नहीं होती। क्लियर। ये बात समझ में आई होगी। मतलब ऊष्म व्यंजन में ये तीनों सा आपके अघोष हैं। हा आपका अघोष नहीं होता, क्योंकि हा में तो आपने कंठ का इस्तेमाल हो रहा है, ये कंपित करता है। तो आपके ये जो तीनों हैं वो आपकी अघोष होते हैं। क्लियर। हा, याद रखना, हा आपका अघोष नहीं है, समझ रहे हो। हा आपका सघोष होता है। क्लियर। हा जो है वो सघोष में आता है। तो ये तीनों सा जो है वो महाप्राण तो है ही है, अघोष होते हैं। अंतस व्यंजन जितने भी 11 लावा हैं वो आपके सघोष होते हैं, और हा आपका सघोष में अंतर्गत आता है। क्लियर। ये बात समझ में आई होगी। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन क्या है और लुंठित व्यंजन क्या था। पार्श्विक व्यंजन ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ये पार्श्विक गलत लिखा हुआ है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, और दूसरा आपका लुंठित व्यंजन कौन सा होता है। क्लियर। लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और लुंठित व्यंजन की बात करते हैं। देखो पार्श्विक व्यंजन जो है ला, ला जो है आपका पार्श्विक व्यंजन होता है, एक ही होता है सिंपल ला। और लुंठित व्यंजन जो होता है वो रा होता है। पार्श्विक का मतलब क्या है, पार्श्विक का मतलब होता है जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो वायु जो है ना जीभ के दोनों साइडों से निकल के गुजरती है, वो मतलब होता है पार्श्विक। ठीक है। लुंठित का मतलब होता है रा, ला का फोल्ड जीभ का मुड़कर तालू पे टकराना, तो रा बोलते हैं ना, इसलिए रा पर जीभ फड़फड़ा जाती है, वही रा। तो ये आपका लुंठित है। कंफ्यूज ना हो, आपने देखा कि पार्श्विक और लुंठित में या तो ला होगा या रा होगा। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लुंठित को ला मार देते हैं। आपको याद रखना है लुंठित में ला आ रहा है ना, तो ला का मतलब ला नहीं होगा, ला का मतलब ला नहीं है, ला का मतलब रा है, और पार्श्विक का मतलब ला है। क्लियर। अब इन्हीं जो व्यंजन हम लोगों ने पढ़े थे, इसमें या और वा की हम बात करें, या जो वा जो है ना वो दोनों ही स्वर की सहायता से होते हैं, इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। या और वा आपके दोनों अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्लियर। या और वा दोनों जो है अर्ध स्वर कहलाते हैं। एक स्पेशल है, हा को आपने देखा कि हा को आपने क्या क्या देखा, हा आपने देखा कि हा आपका एक तो कंठ होता है। ये अलग से जान लेते हैं, जो स्पेशल पूछ जाते हैं। हा आपका कंठ होता है, और हा आपका सघोष होता है, और हा को आप काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। क्लियर। आपने देखा कि ये जो तीनों सा हैं, इनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये सा क्या है, क्योंकि ये सा आपका तालु में बोला जाता है, इसलिए ये तालव्य है। ये वाला सा क्या था, ये आपका मूर्धन्य है। क्लियर, रिवीजन करा रहे हैं। और ये आपका सा जो है दंत है। ये तीनों क्या है, ये तीनों अघोष हैं या सघोष हैं, बताओ। तीनों अघोष हैं या सघोष हैं, तीनों ही ये अघोष हैं। ठीक है। ये तीनों ही अल्प प्राण है या महाप्राण है, और ये तीनों ही आपके महाप्राण है। सा बोलने पर हवा वायु
हाथ में टकरा रही। तो ये चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा। अब आपका व्यंजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप गलत नहीं करेंगे, इससे बाहर पूछा ही नहीं जाएगा। और हमने बहुत ही आसानी से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अब हम लोगों ने शुरुआत में क्या बताया था कि व्यंजनों की कुल संख्या जो है 41 होती है। चलो साथ मिलकर जोड़ते हैं कि 41 व्यंजन अब कौन कौन से होते हैं। क्या आप लोग बता सकते हो कि 41? आप में से बहुत से लड़के 39 तक तो जोड़ सकते हैं कि हाँ 39 व्यंजन हो, तो हमने गिन लिए। 2 व्यंजन नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो एक लास्ट में हम पूरे व्यंजनों को ले लेते हैं। देखो शुरुआत में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि स्पर्श व्यंजन। क्लियर? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताओ कितनी थी? स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी 25 थी। स्पर्श व्यंजन के बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, क्लियर? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन। क्लियर? संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। यहां तक तो कोई भी स्टूडेंट ये जोड़ लेता है कि 25 4 29 4 33 4 37। इसके बाद होता है और 4 कौन से रहेंगे 41 करने के लिए? तो चलिए, आपने जो द्विगुण व्यंजन पढ़ा था ना, जिसे हम उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं, दो तो वो हो गए, ये भी स्टूडेंट जोड़ लेता है, लेकिन अंतिम 2 वाले वो सोचता है कौन से होंगे। तो चलिए बताते हैं। अयोग वाह, जो हमने व्यंजन सीरीज पढ़ाई है उसमें आप देख लेना, हमने कहा था कि जो अंग और आहा जो होता है ना, ये जो अंग और आहा, ये आपका स्वर नहीं होता, इनको व्यंजन में कंसीडर किया जाता है। बट कुछ कुछ विद्वान जो है ना, इसको व्यंजन भी नहीं मानते। 2 ये होते हैं। अब आप इनको जोड़ लें तो टोटल 41। तो अब आपको पता चल गया होगा कि 41 व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अयोग भाव में अंग और हा आ जाता है। क्लियर? एक चीज और हम बताना भूल गए, जैसे कि आप जा और फा इस तरह से भी देखते हैं ना, ये जो बिंदी होती है उसको नुक्ता कहते हैं। क्लियर? इन दोनों व्यंजनों को आगत व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये फारसी भाषा के हैं, तो ये दोनों आगत व्यंजन होते हैं। ये इंफॉर्मेशन ये भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, बट ये व्यंजनों में अंतर्गत नहीं आते। सो आई होप आपको पढ़कर मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी कि हाँ व्यंजन के अंतर्गत क्या क्या होता है और कौन कौन सा व्यंजन क्यों होता है। ये हमने सारा का सारा क्लियर कर दिया है। सो अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए हुए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। अब अगली वीडियो आएगी हमारी नाउन पर। नाउन ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको याद हो जाएगा कि हाँ, और आप किसी भी यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करें जिसमें स्पेशली जूनियर असिस्टेंट, और आप एसएससी जीडी के लिए हिंदी आती है उसके लिए आप बिल्कुल तैयारी करें। हमारे द्वारा पढ़ाया गया आप एक भी क्वेश्चन, शायद एक आध क्वेश्चन आपसे छूट जाए, बाकी आप हिंदी के सभी क्वेश्चन करके आएंगे। और हाँ, आपका एक पॉइंट और रह गया है, जैसे कि अगर हम बात करें नासिक के व्यंजन क्या है, तो स्पष्ट व्यंजनों का जो 5वां अक्षर है जिसमें ये हम हाईलाइटेड कर रहे हैं ना, ये वाले स्पष्ट व्यंजन के 5वें अक्षर जो हैं वो आपके नासिक के व्यंजन होते हैं। सो ये जो है आपका, ये जो है आपका नासिक व्यंजन है। क्या है? नासिक व्यंजन। 5वें अक्षर आपके नासिक व्यंजन होते हैं। क्लियर? तो ये जो है आपका नासिक के व्यंजन है, क्योंकि ये इसमें नाक से बोला जाता है, नाक का इस्तेमाल होता है ना, वा वा म न ड, है ना। तो इस तरह से ये जो है ना, ये नासिक व्यंजन है। तो स्पष्ट व्यंजन के 5वां वर्ड जो है आपका नासिक व्यंजन होता है। क्लियर? ओके, दैट्स इट, थैंक यू।